हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। तो अपन देख रहे थे मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जिसमें हमने अभी तक 5 लेक्चर में 5 टॉपिक कवर किए हैं। इसके सब टॉपिक 5 तंत्र पढ़ चुके हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और अभी आखिरी जो लेक्चर था उसमें हमने कंकाल तंत्र देखा था। आज के लेक्चर में हम तंत्रिका तंत्र देखने वाले हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स नया हो तो वह प्लेलिस्ट में जाके ये बाकी के जो तंत्र पढ़ चुके हैं वो देख सकता है। साथ ही आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस टॉपिक को कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र की बात जहां आती है वहां यूं समझ के चलिए कि सारे ऑर्गन का कंट्रोल तंत्रिका तंत्र के पास ही होता है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वह सभी ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाता है, सभी ऑर्गन को समन्वय करता है। आप अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, नॉर्मल सा एग्जाम्पल, कि जब भी हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो अपनी पेशियों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन श्वसन तंत्र में देखा था हमने, इससे ऊर्जा मिलती है। तो जब व्यायाम करते हैं, पेशियों के अच्छे से संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो ग्लूकोज टूटेगा। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति होगी तो श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, और जब श्वसन दर बढ़ जाएगी तो हृदय स्पंदन दर भी बढ़ेगी, और जब हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी तो वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर भी तो बढ़ जाएगी। तो सभी सिस्टम में दर बढ़ जाएगी लगभग। तो इससे क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी वर्क करेंगे। अब अपना व्यायाम खत्म हुआ, अपन तो एकदम से व्यायाम खत्म करके बैठ जाते हैं, लेकिन इन तंत्र को थोड़ी पता है कि आपने व्यायाम खत्म कर लिया या एकदम से इनको रुक जाना है, इनको स्पीड पे अब काम नहीं करना है। तो जो ये स्पीड पे काम कर रहे थे तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? फिर ब्रेन करेगा। ब्रेन समन्वय बिठाएगा इनको, ब्रेन इनको नॉर्मल रेट में लाएगा। तो ये वर्क होता है ब्रेन का, कि एक लिमिट में ऑर्गन वर्क करे, कोई हाई स्पीड पे वर्क नहीं करे, कोई लो स्पीड पे वर्क नहीं करे। तो अपन आपको समझ में आ गई होगी कि तंत्रिका तंत्र या ब्रेन का क्या रोल है शरीर में। तो अपन सिंपली शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, कि तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य ऑर्गन की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, और इन सेल्स को बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है। अब मानव तंत्रिका तंत्र में हम देख रहे हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, CNS और PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब CNS में कौन कौन सम्मिलित है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो आपका मस्तिष्क है वो, और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु उसको बोलते हैं जो मस्तिष्क से एक बड़ी सप्लाई चलती है, गर्दन में होती हुई पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर एंड तक जाती हैं, वो होती है मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं अपन मेरुरज्जु। वो जो सप्लाई जाती है, उस सप्लाई से बहुत सारी फिर शाखाओं में सप्लाई निकलती है, उसी को PNS बोल रहे हैं अपन। देखो कपाली तंत्रिका तथा मेरुरज्जु ये निकल रही है ना, कपाली तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिकाएं, कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं किससे निकलेगी? मेरुरज्जु से निकलेगी। तो वही बात है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो सेंटर वाला है, बिल्कुल ब्रेन से लेकर जो सेंटर में सप्लाई जा रही है मेरुरज्जु की, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड के अंदर, वह मेरुरज्जु है। क्या काम है? समन्वय नियंत्रण केंद्र होते हैं ये। तो ये दोनों पॉइंट यहां से कंप्लीट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि समन्वय व नियंत्रण केंद्र कौन है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब PNS, परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र वही है जो मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से जो भी नए रेशे निकलेंगे उनको परिधि तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं। जैसे कपाली तंत्रिकाएं ये मस्तिष्क से निकलती हैं, तथा मेरु तंत्रिकाएं ये मेरुरज्जु से निकलती हैं, तो इनको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। अगला पॉइंट है कि CNS तथा शेष शरीर के बीच संचार रेखाएं। वही बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी का जो भी शरीर बच रहा है उनके बीच में संचार बिठाती हैं, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेरुरज्जु जो हैं उसके 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनसे ही तो ये शाखाएं निकल रही हैं, कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो ये उनके बीच में समन्वय बिठाती हैं,
तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर है। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और चालक। संवेदी जो होती हैं वह ग्राही से सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक आवेग लाती हैं। जो ग्राही होता है, माना कि जैसे मान सकते हैं हम कि ग्राही कौन है, जैसे आपने गरम गरम पानी में उंगली डुबोई तो आपकी उंगली के यहाँ ग्राही हो गया। अब यहाँ से संवेदनाएं ब्रेन तक जाएगी कि भाई पानी गर्म है, तो ये संवेदनाएं कौन लेके जाएगा, इस संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरी होगी चालक तंत्रिकाएं, सीएनएस से प्रभावी अंग। प्रभावित अंग कौन हुआ, आपकी उंगली। अब वहां से उंगली हटानी है तो सीएनएस से ऑर्डर आएगा कि वहां से तुरंत उंगली हटानी है। तो यह किसके द्वारा आएगा, चालक के द्वारा। चालक के द्वारा सीएनएस से प्रभावी अंग तक समन्वय बिठाया जाता है। संवेदी तो ग्राही से सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक समन्वय बिठाती हैं, आवेग ले जाती हैं, लेकिन चालक सीएनएस से प्रभावी अंग तक आवेग ले जाता है। तो आवेग की दिशा होती है ये, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर सीएनएस और पीएनएस की। अब पीएनएस में दो देख ली, संवेदी और ग्राही। जो बात हो गई अपनी संवेदी और चालक, दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब पीएनएस के भी भाग हैं जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पीएनएस के दो भाग हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं, एएनएस और एसएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस। दूसरा है एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम या कायिक तंत्रिका तंत्र। अब एएनएस की बात करें तो ये अनैच्छिक चालक होता है। किस प्रकार का चालक है ये, अनैच्छिक चालक है, जिसमें कि सीएनएस से हार्ट मसल्स ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण होता है। मतलब जो एएनएस है, एएनएस किस प्रकार का चालक है, अनैच्छिक चालक है। और इसमें होता क्या है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहां से जो सप्लाई जाती है हार्ट मसल्स तक और ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण होता है, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ जा रही है, हार्ट मसल तक और ग्रंथियों तक। तो सीएनएस से जो हार्ट मसल्स और ग्रंथियों तक सप्लाई जा रही है उसको ही एएनएस बोल रहे हैं। तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है। साथ ही इसके दो भाग हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी में इमरजेंसी के टाइम एक्टिव होता है अनुकंपी, और दूसरा है जो परानुकंपी, वह ऊर्जा संरक्षण या नॉन इमरजेंसी के टाइम पर प्रेरित रहता है। तो परानुकंपी और अनुकंपी में क्या अंतर है कि अनुकंपी तो एकदम से इमरजेंसी के टाइम एक्टिव हो जाता है और समन्वय बिठाता है, लेकिन परानुकंपी ऊर्जा संरक्षण के बेसिस पे वर्क करता है और नॉन इमरजेंसी क्रियाओं के प्रति प्रेरित होता है, ठीक है। अब जो एसएनएस कायिक तंत्रिका तंत्र, ये ऐच्छिक चालक है। एएनएस कौन सा था, अनैच्छिक, लेकिन एसएनएस ये अनैच्छिक चालक है। क्या है, अनैच्छिक चालक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकालीय पेशियों को तंत्रिका संचरण होता है। यहां पर कौन सी पेशियों को हो रहा था, हार्ट पेशियों को, लेकिन यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकालीय पेशियों को, जो आपके स्केलेटन के साथ साथ में पेशियां हैं, उनको तंत्रिका संचरण होता है। अब आपको एक तंत्रिका कोशिका नजर आ रही होगी। ये पूरी लंबी की लंबी ही तंत्रिका कोशिका होती हैं। शरीर की सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं, तंत्रिका कोशिका। क्या वर्क है इसका कि जो तंत्रिका कोशिका है वह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है इस नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र जो पढ़ रहे हैं हम, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, यह तंत्रिका कोशिका, ठीक है। कार्य क्या है इसके कि आवेगों को उत्पन्न करना तथा संचरित करना। जो भी आवेग, जो भी इंपल्स जनरेट होते हैं और संचरित होते हैं, कि भाई आपके जो शरीर में आपको कोई भी उद्दीपन मिला तो उस उद्दीपन का पता ब्रेन को कैसे पता चलता है और ब्रेन कैसे संदेश भेजता है, तो इन नर्व सेल्स के द्वारा, इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। ये शरीर की सबसे लंबी सेल्स होती हैं। क्या वर्क है कि आवेग को संचरित करना, ठीक है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं ये। अब इसकी एक एक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखो भाई, दो भाग होते हैं इसके। एक तो होता है कोशिका काय। ये जो पूरा ये राउंड ये पूरा कोशिका काय है, और ये जो लंबा यहाँ पर चल रहा है इसका भाग, ये कोशिका प्रवर्ध कहलाता है। तो एक भाग तो हो गया कोशिका काय और दूसरा भाग हो गया कोशिका प्रवर्ध। अब कोशिका काय में कौन कौन से अंग प्रेजेंट हैं इसके, कि नीसल ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। ये देखो नीसल ग्रेन्यूल्स, ये जो डॉट डॉट लग रहे हैं बहुत सारे, ये सब नीसल ग्रेन्यूल हैं। नीसल ग्रेन्यूल क्या करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है ये।
क्या संश्लेषण करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है निसल ग्रेन्यूल से कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र। दूसरा कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। निसेल्स ग्रेन्यूल किससे मिलकर बनी होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम से मिलकर बनी होती हैं। और जो कोशिका काय है उसमें ये चारों तरफ फैली रहती हैं। किसके चारों तरफ? केंद्रक के। केंद्रक ये सेंटर में प्रेजेंट है जिसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। और जो ये जो प्रवर्ध निकल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट या द्रुमाक्ष। क्या बोलते हैं? द्रुमाक्ष ये बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में डेंड्राइट। क्या वर्क है? ग्राही उपस्थिति इन पर होती है। ग्राही जो है वो इन पर उपस्थित होते हैं। ग्राही जो भी आते हैं उनकी उपस्थिति यहां पर दर्ज होती है। ग्राही जैसे नर्वस सिस्टम से कोई भी संदेश चला तो वो संदेश की उपस्थिति यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर उपस्थिति होती है उसकी, ठीक है। और अगर अपन कोशिका काय की बात करें, कोशिका काय, तो इसके पॉइंट क्या क्या हैं कि केंद्रकीय कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है इसमें। केंद्रकीय कोशिका द्रव्य इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। केंद्रकीय कोशिका द्रव्य इसमें प्रेजेंट है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें सभी सेल्स ऑर्गन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो कोशिका विभाजन इसमें एब्सेंट रहेगा। क्या है कि सभी सेल ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल की एब्सेंट की वजह से यह कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन नहीं होएगा तो कोशिका से नई कोशिका नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार जो ये सेल्स डैमेज हो गई, मर गई, तो फिर ये दोबारा नहीं बनती। इसीलिए सिर की जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वहाँ की सेल्स जो मर जाए तो वह नई सेल्स नहीं बनाती हैं, तो पैरालिसिस हो सकता है, किसी भी ऑर्गन का काम करना बंद हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सोन है इसको एक्सोन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। अब इस तंत्रिकाक्ष के जो चारों तरफ एक शीट प्रेजेंट है उसको माइलिन आवरण बोल रहे हैं। ये बीच में जो रोड चल रही है ना इसको तो तंत्रिकाक्ष बोल रहे हैं। इसके जो ये यहाँ पर ये चारों तरफ ये ऐसे ब्रैकेट बने हुए हैं, कोष्टक बने हुए हैं, इसको माइलिन आवरण बोलते हैं। और इस माइलिन आवरण में प्रेजेंट है श्वान कोशिका, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है। अब तंत्रिकाक्ष की बात करें तो लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा प्रवर्ध है। इसके द्रव्य को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं और एक्सोलीमा से ढका हुआ रहता है यह, ठीक है। एक्सोप्लाज्म एक्सोलीमा से ढका हुआ रहता है। नीसेल ग्रेन्यूल यहां पर एब्सेंट होते हैं। जो नीसल ग्रेन्यूल यहां प्रेजेंट थे इसके कोशिका काय में वह तंत्रिकाक्ष में एब्सेंट होते हैं। नीसेल ग्रेन्यूल यहां पर एब्सेंट होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो एक्सोप्लाज्म में केवल माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिली प्रेजेंट होते हैं। जो इसका एक्सोप्लाज्म है, एक्सोलीमा का एक्सोप्लाज्म है, उसके अंदर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिली ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो एंड पॉइंट है उनको पुटिकाएं बोलते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं किसमें? सिनेप्टिक पुटिकाएं। ये जो गांठें नजर आ रही है और जो ये डंडियां निकल रही है बहुत सारी, ये जो बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकल रही है, इनको तंत्रिकाक्ष सिरा बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अधिक प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोलाइन का संश्लेषण अधिक होता है। तो ये इसके पॉइंट रहे तंत्रिका कोशिका के। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब तंत्रिका आवेग और उसकी उत्पत्ति, संचरण कैसे होता है। जो तंत्रिका आवेग उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, संचरण कैसे होता है। तो इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे गए हैं कि तंत्रिकीय कोशिकाएं, जो न्यूरॉन्स हैं, अभी जो सेल्स देखी थी हमने उसकी बात हो रही है, उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं और इनको उद्दीपन मिलते से ही आवेगों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आयन चैनल झिल्ली में प्रेजेंट होते हैं, इनकी झिल्ली में। और कोशिका कला का विश्राम अवस्था में जो विभवांतर होता है, जो आयन चैनल हैं वह आयन चैनल आयनों का ट्रांसफर करते रहते हैं। आयन इसमें सोडियम प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही आयन पंप प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, जहां से आयनों का बाहर और अंदर की तरफ, झिल्ली की तरफ स्थानांतरण होता रहता है, जिससे विभव उत्पन्न हो जाता है। और जो विराम अवस्था में, जहां पर आवेग प्रेजेंट नहीं है, तो विराम अवस्था में इस कोशिका कला का जो विभवांतर होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। और
3 स्टेजेस पाई जाती हैं इसकी, एक तो विश्राम अवस्था रेस्टिंग फेज, एक्साइटिंग फेज मतलब उत्तेजित अवस्था, और रीपोलराइजेशन फेज। तो ये 3 फेज पाई जाती हैं। इन फेज के दौरान आयनों के एक्सचेंज से आवेग संचरण होता है। तो ऐसे उत्पत्ति होती है आवेग की, और संचरण ऐसे होता है, आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सोडियम पोटेंशियम पंप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेप्स। सिनेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिनेप्स के। यहाँ से सिनेप्स क्या है? 2 न्यूरॉन के मध्य का संधि स्थल सिनेप्स कहलाता है। सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना इस सिनेप्स का वर्क होता है, मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है और सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर उद्दीपन का संवहन विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। उद्दीपन का संवहन किसके रूप में? विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भाई एक बात अपन फ्लो चार्ट में देखते हैं कि जैसे उद्दीपन मिला तो वह टीलोडेंड्रिया पे पहुंचा, और टीलोडेंड्रिया से वह सिनेप्स में पहुंचेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन में पहुंचेगा। तो बात समझ में आ रही है कि जो टीलोडेंड्रिया है वह एक्सोन के आखिरी पॉइंट पे जो शाखित प्रेजेंट थे वो हैं। अब वहां से सिनेप्स में पहुंचेगा। सिनेप्स क्या है? 2 न्यूरॉन के बीच की जगह सिनेप्स। अब सिनेप्स से फिर अगले न्यूरॉन में पहुंचेगा। तो ऐसे पहुंचते हैं उद्दीपन। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो सिनेप्स हैं, सिनेप्स किसको बोल रहे हैं कि पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली प्लस सिनेप्टिक दरार प्लस पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। भाई अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये एक नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, इसका ये एक्सोन चला और ये यहाँ से टीलोडेंड्रिया निकल गए इसके। ठीक है, अब टीलोडेंड्रिया यहाँ पे क्या थे? डेंड्रोन थे। ठीक है, क्या थे यहाँ पर? न्यूरॉन के डेंड्रोन, और ये टीलोडेंड्रिया। अब यहाँ से अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक्सोन, और ये वापस टीलोडेंड्रिया। तो ये जो टीलोडेंड्रिया है ये इसके डेंड्रोन से जुड़ेंगे। ये ऐसे डेंड्रोन निकले हुए हैं यहाँ पर कोशिका काय के यहाँ, तो टीलोडेंड्रिया डेंड्रोन से जुड़ गए। तो इस वाली जगह को बोल रहे हैं हम सिनेप्स। समझ में आई बात? इस वाली जगह को सिनेप्स बोल रहे हैं। तो पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली इधर वाली प्लस सिनेप्टिक दरार, इन दोनों के बीच, दोनों कोशिकाओं के बीच की दरार, प्लस पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली इधर वाली, इसको बोलते हैं सिनेप्स। अब हम शुरू करते हैं मस्तिष्क की स्टडी करना। मस्तिष्क जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे अंदर, तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख रहे हैं कि मस्तिष्क एक केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। पहला पॉइंट, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है शरीर का। आदेश व नियंत्रण तंत्र भी कहते हैं इसको। दूसरा पॉइंट, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। 3 झिल्लियां से आवृत होता है यह, क्या क्या नाम है उनके? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि 3 झिल्लियों से आवृत होता है। यह सबसे बाहरी झिल्ली, फिर ये मध्य झिल्ली, और फिर ये सबसे अंदर वाली झिल्ली पायामेटर। ठीक है, अब मस्तिष्क का डिवाइडेशन देख रहे हैं हम कि मस्तिष्क का डिवाइडेशन क्या है कि 3 भाग है मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये पूरा मस्तिष्क का डायग्राम है जिसमें आपको अग्र मस्तिष्क नजर आ रहा होगा। ये अग्र मस्तिष्क है जिसके भाग हैं, ये मध्य मस्तिष्क है और ये पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, क्या क्या भाग है यहाँ पर देखते हैं इनको। अग्र मस्तिष्क जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। देखो भाई, ये रहा सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम कहलाता है। ये पूरा सेरिब्रम कहलाता है। इसके 2 गोलार्ध होते हैं, तो सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। दूसरा इसका भाग हो गया थैलेमस, ये रहा यहाँ पर, ये इस वाइट डॉट के चारों तरफ वाला थैलेमस, और उसके ठीक नीचे वाला हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो 3 भाग हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होते। इसके कुछ पॉइंटें जो यहाँ पे देख रहे हैं कि मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उबार से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? जिन्हें हम बोल रहे हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, 4 लोबनुमा उभार पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क के, जिनको अपन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कितने भाग में बटा हुआ है अग्र मस्तिष्क? पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा हुआ है। पोन्स अनुमस्तिष्क, जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे? सेरिब्रम, लेकिन इसको सेरेबेलम बोलते हैं। किसको? अनुमस्तिष्क को। पश्चिम मस्तिष्क के जो 3 भाग है ना, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश या मेडुला ऑम्लोगेटा, मध्यांश कहाँ है? देखे
स्ट्रक्चर में देखें तो ये तो रहा पोन्स, ये वाला पोन्स है, ये अनुमस्तिष्क पीछे जो फूल गोभी की तरह दिख रहा है अनुमस्तिष्क, ठीक है। और ये जो यहाँ पर नीचे ये पोन्स के ठीक नीचे क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये ठीक नीचे जा रही है यहाँ पर रोड लाइक स्ट्रक्चर जो गर्दन से होती हुई वर्टिब्रल कॉलम में होती हुई जाती है, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भाग हो गए इनके। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या है, इसके पॉइंट देखते हैं कि श्वसन, परिसंचरण, पाचक स्राव, ये यहाँ पर मेडुला में श्वसन, परिसंचरण, पाचक, रस स्राव, इनके सबके नियंत्रण केंद्र मेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बहुत सी बार सेरिब्रम से, तो सेरिब्रम के कुछ पॉइंट देखते हैं। तो ये सभी पॉइंट सेरिब्रम के हैं ब्लैक कलर के, कि सेरिब्रम बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है। दो भाग होते हैं इसके, दायां और बायां गोलार्ध। एक गोलार्ध तो इस साइड है भाई, एक गोलार्ध तो इस साइड, एक गोलार्ध उस साइड, तो दो गोलार्ध होते हैं इसके, ठीक है। और दोनों जो गोलार्ध हैं वह कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, कार्पस कैलोसम के द्वारा। तो एक क्वेश्चन यहां पर से भी बन सकता है कि जो प्रमस्तिष्क है सेरिब्रम, उसके दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। गोलार्ध को कोशिका की परत आवृत करती हैं और प्रमस्तिष्क वलकूट कहते हैं। जो कोशिका की परत आवृत करती है ना, अब उस आवृत परत और मस्तिष्क के बीच में प्रमस्तिष्क वलकूट कहा जाता है उसको, और वलकूट में धूसर द्रव्य भरा रहता है। यह भाग स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा भाग, ये सेरिब्रम, किस किस के लिए उत्तरदायी, स्मरण, संपर्क सूत्र, इनके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बातें हो गई प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। मस्तिष्क का जो सारा पोर्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ जो सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, पतली कौन सी है, कौन सी तंत्रिकाएं, कपाली तंत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। अब इसमें से भी जो 12 जोड़ी हैं, उनमें से भी जो 7वीं, 9वीं और 5वीं, 10वीं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं, ये तो मिश्रित होती हैं। मिश्रित मतलब इनका पता नहीं है कि ये संवेदी है कि प्रेरक है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये पाई जाती हैं। साथ ही संवेदी है, संवेदी देखो फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, और कौन सी, फर्स्ट नंबर की हो गई एक तो, और सेकंड नंबर की, और एक 8वें नंबर की, ये संवेदी होती हैं। और जो प्रेरक होती हैं वह है 3rd नंबर की, 4th नंबर की, 6th नंबर की और 11वें 12वें नंबर की, ये प्रेरक होती हैं। अब इनमें से कौन सी लंबी है, कौन सी बड़ी है, छोटी पतली है, वो क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी इनमें से ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है, सबसे लंबी वेगस तंत्रिका, सबसे छोटी एब्डुसेंस तंत्रिका और सबसे पतली ट्रोक्लियर तंत्रिका। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। अब दो टर्मिनोलॉजी और आती है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रतिवर्ती क्रिया जो आप किसी भी सेंस के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे आपने गर्म चीज को छू ली या नुकीली चीज को छू ली, सुई चुभ गया आपके, तो छूकर आप तुरंत हाथ को अचानक से पीछे हटा लेते हैं, तो यह एक प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जो अनैच्छिक है, आपने आपकी इच्छा से नहीं की, अपने आप ही हो गई। अनैच्छिक क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, अब वही बात है, उद्दीपन और प्रतिवर्ती क्रिया इनको मिलाकर अपन प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। कि जैसे भाई उद्दीपन मिला कि गर्म चीज को आपने छुई, और गर्म चीज को जैसे ही आप छूते हैं और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं कि आप पीछे हाथ हटा लेते हैं, ये उद्दीपन से प्रतिक्रिया के जो मिलन हुआ है इसको प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या ध्यान रखना, कितनी जोड़ी है, 12 जोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट बातें खत्म होती हैं। ये इतना ही लेवल हो सकता है, ज़्यादा डीप तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे। तो ब्रेन से रिलेटेड सभी पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब साथ ही जब भी ब्रेन की स्टडी की जाती है तो
आंख और कान की स्टडी भी साथ में की जाती है। तो 5 मिनट के लिए हम उनको भी देख लेते हैं कि आंख की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, कान की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन में आते हैं और ब्रेन के साथ ही इनकी स्टडी की जाती है। तो देखते हैं अपन आई, आंख। तो आपके सामने यह है आई की स्ट्रक्चर। संरचना इसकी गोलाकार होती है, ठीक है। ये जो आई की स्ट्रक्चर नजर आ रही है संरचना गोलाकार है। इसमें और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं वो अपन तुरंत देखते हैं। तो संरचना इसकी गोलाकार होती है, ठीक है, राउंड शेप। नेत्र दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरोइड तथा रेटिना। ये जो दीवारें हैं ये स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना है। देखो फर्स्ट तो ये रही स्क्लेरा, सेकंड ये कोरोइड और थर्ड ये रेटिना। तो ये 3 पट्टियां निकल रही हैं यहाँ पर जिसमें ये प्रेजेंट है। सबसे बाहरी स्क्लेरा है, कौन सी है? सबसे बाहरी स्क्लेरा है जिसको अपन श्वेत पटल भी बोलते हैं, श्वेत पटल। और मध्य में कोरोइड है जिसको रक्त पटल बोलते हैं। और जो आंतरिक है वह रेटिना है जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, जहाँ दृष्टि का बोध होता है हमको, ठीक है। तो ये तीनों दीवारें हो गई। कोरोइड जो है वो आगे वाले भाग में पक्षमाप काय बनाती हैं। कोरोइड आगे चलकर, ये कोरोइड आगे चलकर यहाँ पक्षमाप काय बनाती हैं। ये पक्षमाप काय बनाती हैं। फिर ये पक्षमाप काय आगे चलकर क्या बना लेती हैं? आइरिस बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? आइरिस, ठीक है। तो आइरिस का निर्माण करती हैं। ये रहा आइरिस, ये आइरिस, ये पक्षमाप काय। तो पक्षमाप काय आगे जाके आइरिस बना लेती है, ठीक है। लेंस एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है, और एक होता है सिंगल, ये वाला लेंस है, सिंगल लेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। लेंस के सामने आइरिस से गिरा छिद्र प्यूपिल कहलाता है। ये तो आइरिस है, ये पूरा लेंस है, एक आइरिस ये है, एक ऊपर आइरिस ये है। अब इन दोनों आइरिस के बीच में ये वाला एरिया ये प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। रेटिना में 3 तंत्रिकीय परतों से बनी सेल्स होती हैं। जो सेल्स हैं रेटिना की वह 3 परतों में अरेंज होती हैं। रेटिना है ना, वह इसमें 3 तंत्रिकीय परतों पाई जाती हैं। अब ये परतें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई हैं ये परतें? कि एक तो गुच्छिका सेल्स वाली परत पाई जाती है, एक द्विध्रुवी सेल्स वाली परत पाई जाती है और एक प्रकाशग्राही सेल्स वाली परत पाई जाती है। तो मुख्य वर्ग इसमें प्रकाशग्राही वाली परत का होता है जिसमें शलाका और शंकु पाए जाते हैं। देखो भाई शलाका और शंकु इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, शलाका और शंकु की वजह से ही हम देख पाते हैं। अब शलाका और शंकु जो है इनके पॉइंट्स भी हैं कि ये क्या क्या वर्क करते हैं। उससे पहले हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आपको 2 चेंबर नजर आ रहे होंगे। एक चेंबर तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच, लेंस और कॉर्निया के बीच वाला ये चेंबर, ये वाइट, इसको बोलते हैं एक्वस चेंबर, जिसमें जलीय द्रव्य भरा रहता है, जलीय कोष्ठ भी बोलते हैं। एक ये पूरा लेंस और रेटिना के बीच में ये पूरा वाला एरिया, ये काचाप द्रव्य भरा रहता है, इसमें इसको काचाप चेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। कॉर्निया यहाँ पर प्रेजेंट है, लेंस के जस्ट सामने। पीछे अंध बिंदु पाया जाता है एक। तो अंध बिंदु, श्वेत पटल, फोविया, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे शंकु और शलाका के बारे में कि शंकु और शलाका क्या होती हैं। शंकु जो होते हैं वह दिन में देखने के लिए उपयोगी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दिन में देखने के लिए उपयोगी शंकु या शलाका। तो दिन में देखने के लिए शंकु। प्रकाशानुकूली होते हैं। 3 रंग में, 3 जो कलर होते हैं, 3 रंग जो होते हैं उनमें मुख्यतः भेद करते हैं लाल, हरा, नीला। और इन तीनों के मेल मिलाप से ही, लाल, हरे, नीले के मेल मिलाप से ही अलग अलग रंगों के प्रति अपन को संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग रंगों का पता चलता है। और जब ये शंकु होते हैं, शंकु का एक टाइम पर उत्तेजित हुए, एक समान मात्रा में उत्तेजित होते हैं ये, तो सफेद रंग का ज्ञान होता है हमको, ठीक है। अब शलाका देखते हैं। शलाका तिमिरानुकूलित दृष्टि दिखाती हैं, तिमिरानुकूलित, और रोडोप्सिन इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन होता है यह रोडोप्सिन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। अब देखते हैं रेटिना। रेटिना की क्या बात है?
कि रेटिना कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला, ये सबसे आंतरिक लेयर रेटिना है, यही दृष्टि पटल है, इसी पर ही प्रकाश किरण लेंस से अंदर घुसती हुई इस पर आती है और अपन को दृष्टि का ज्ञान पता चलता है। यहाँ पर आपको एक बिंदु नजर आ रहा होगा जिसको अंध बिंदु बोल रहे हैं। अंध बिंदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे देखो आप, यहाँ पर दृक तंत्रिकाएं, तंत्रिका, ब्लड वेसल्स, तंत्रिका और वेन, इनकी यहाँ पर सप्लाई आती है। अब यहाँ से तो ये सप्लाई इंटर कर रही है तो यहाँ पर रेटिना एब्सेंट है, तो यहाँ पर अपन को नजर नहीं आता है। अगर प्रकाशीय किरण इस जगह पड़ती है तो हमको नजर नहीं आता है, तो इसको अंध बिंदु बोलते हैं। प्रकाश संवेदी सेल्स यहाँ एब्सेंट होती हैं, प्रकाश संवेदी सेल्स यहाँ एब्सेंट होती हैं, इसलिए दृक बिंदु बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज नजर आ रही है आपको, फोविया, पीला वर्णक बिंदु होता है ये, पीला वर्णक बिंदु फोविया, बहुत ही पतला होता है, पतला भाग है यार रेटिना का। फर्स्ट पॉइंट इसका, पतला भाग है रेटिना का, केवल शंकु प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर और सबसे ज्यादा दिखाई देता है यहाँ पर। अगर प्रकाश किरण इस फोविया पे गिरे तो हमको आई से सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक या प्रकाश वर्णक किसको बोलते हैं? तो प्रकाश वर्णक होता है ओप्सिन। क्या होता है? ओप्सिन, ये इसको बोलते हैं ओप्सिन। अब देख रहे हैं कान की स्ट्रक्चर कि कान में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। कान का मुख्य वर्ग है संतुलन बिठाना। अपन के जो शरीर में जो संतुलन बिठा रहता है, अपन जो सीधी पोस्चर में खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, अपने अंदर जो संतुलन, बॉडी का जो संतुलन है वह कान के द्वारा बिठाया जाता है। तो कान का मुख्य वर्ग बॉडी को संतुलित रखना है। उसके बाद इसका दूसरा वर्ग है सुनना। तो दो वर्ग होते हैं इसका, संतुलन बिठाना और सुनना। कान के तीन भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। हम पहले पॉइंट देख रहे हैं बाह्य कर्ण के। बाह्य कर्ण में क्या क्या सम्मिलित है? पर्ण पिन्ना, जो आपका कर्ण पिन्ना होता है। कर्ण पिन्ना जो आपके बाहर वाले कान है, जो कान के जो फलक है बाहर वाले, इनको कर्ण पिन्ना बोलते हैं। तो कर्ण पिन्ना तथा बाह्य श्रवण गुहा, कर्ण पिन्ना से जो आप अंदर पीन वगैरह घुसाते हो कान में, वो वाली पूरी जो एरिया है, वो वाली गुहा आपकी कहलाती है श्रवण गुहा, बाह्य श्रवण गुहा। ठीक है, तो ये सम्मिलित है इस बाह्य कर्ण में। दो चीजें, कर्ण पिन्ना और बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है ये बाह्य कर्ण। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है। पिन्ना का वर्क है वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है, जो तरंगे की ध्वनि उत्पन्न करती है उन तरंगों को। बाह्य श्रवण गुहा कर्ण पटल झिल्ली तक, भीतर तक जाती है। जो आपका कान का पर्दा है, कर्ण पटल झिल्ली बोल रहे हैं उसको, कर्ण पटह झिल्ली, कान का पर्दा। तो ये बाह्य श्रवण गुहा ये कान के पर्दे तक जाती है। पिन्ना में बाल व मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं जो धूल के कण को रोकती हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। देखो भाई, ये तो हो गया बाह्य कर्ण पिन्ना, बाह्य कर्ण ये हो गया, ये वाली नाल बाह्य श्रवण नाल, ये वाली, ये पूरी बाह्य श्रवण नाल है और ये आपका कर्ण पिन्ना हो गया बाह्य वाला। तो ये पूरा क्या हो गया, ये नाल और ये पिन्ना मिला के बाह्य कर्ण हो गए। ठीक है, अब ये कर्ण पट झिल्ली, ये कान का पर्दा है आपका, ये वाला, ये कान का पर्दा है। ठीक है, उसके बाद आगे ये तीन हड्डियां हैं कान की, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये तीनों हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे हड्डी होती है ये स्टेपिस। ये तीनों एक सीरीज में अरेंज होते हैं। तो हमने बात की अभी तक बाह्य कर्ण की। अब साथ ही बात करते हैं मध्य कर्ण की। मध्य कर्ण में क्या क्या प्रेजेंट है? देखो भाई, मध्य कर्ण की बात करें तो तीन अस्थियां का बना होता है यह मध्य कर्ण, जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अभी देखी थी हमने ऊपर, ये देखो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, रेड कलर के राइट लग रहे हैं जिन पर, वो वाली। ठीक है, तो मध्य कर्ण तीन अस्थियों का बना होता है जो कि एक श्रृंखला में जुड़ी होती है। कर्ण अस्थियां, जो कर्ण की जो अस्थिकाएं हैं, ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इन अस्थियों का क्या योगदान है यहाँ पर कर्ण अस्थियों का, मेलियस, इनकस और स्टेपिस का, कि ध्वनि तरंगों को यह अंतःकर्ण तक पहुंचाने में क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, एक यूस्टेचियन नलिका मध्य कर्ण गुहा में पाई जाती है। देखो ये नलिका नजर आ रही है आपको, ये ब्लैक कलर की, ये यूस्टेकियन नलिका होती है। तो यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंग्स ग्रसनी से जोड़ती हैं। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, पाचन तंत्र, उनमें हमने फेरिंग्स जो ग्रसनी होती हैं
वायु और भोजन के लिए सामान्य मार्ग, उस ग्रसनी के पीछे की साइड कान के जस्ट नीचे हमने एक डॉट डॉट से एक यूस्टेकियन नलिका बनाई थी। तो यूस्टेकियन नलिका कान से स्टार्ट होके, मध्य कर्ण से स्टार्ट होके कहाँ जाती है? ग्रसनी तक, मुंह के अंदर। क्या फायदे हैं इस नलिके कि यूस्टेकियन नलिका कर्णपट पर्दा, इनके दोनों तरफ का दाब समान रखती है। जो ये कान का पर्दा है, ये वाला, ये रेड वाला, ये कान का पर्दा है। अब इधर भी बाह्य कर्ण वाला नली है, इधर भी अंदर नली है, तो दोनों तरफ, इस झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब बनाए रखती है ये यूस्टेकियन नलिका। तभी तो कान का पर्दा थोड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाए तो फटता नहीं है, वरना ज़्यादा दाब लगने से यह फट सकता है। इसलिए दाब मेंटेन रखती है इस झिल्ली के दोनों तरफ ये यूस्टेकियन नलिका। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यूस्टेकियन नलिका पर हड्डियाँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी फीमर। अब बात कर रहे हैं अंतःकर्ण की। हमने बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण देख लिया। अब अंतःकर्ण में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं या क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या पॉइंट है मुख्य। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, द्रव से भरा अंतःकर्ण लेबिरिंथ कहलाता है। भाई अंतःकर्ण में एक द्रव भरा रहता है जिसको लेबिरिंथ कहते हैं, और लेबिरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, कोक्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? अंतःकर्ण, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण। तो यह अंतःकर्ण में प्रेजेंट होता है, और अंतःकर्ण में भरा द्रव्य क्या कहलाता है? लेबिरिंथ कहलाता है। ठीक है, कोक्लिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में डिवाइड किया जाता है। 2 झिल्लियां कौन कौन सी है? ये बेसिलर झिल्ली, आधारी झिल्ली और राइजिनर्स झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के द्वारा इस कोक्लिया को 3 कक्षों में डिवाइड करते हैं। कक्ष कौन कौन से? स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। ये 3 कक्ष होते हैं इसके। अब 3 कक्ष कौन सी झिल्लियों द्वारा डिवाइड हो रहे हैं? 2 झिल्लियों द्वारा, बेसिलर झिल्ली, आधारी झिल्ली और राइजिनर झिल्ली। किसको डिवाइड कर रहे हैं? कोक्लिया को। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसमें रोम कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि श्रवण ग्राही की तरह वर्क करती हैं। तो एक ऑर्गन है यहाँ पर, ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि रोम कोशिकाएं रखता है, और उन रोम कोशिकाओं को क्या बोल रहे हैं? श्रवणग्राही। श्रवणग्राही की तरह वर्क करती हैं रोम कोशिकाएं। ठीक है, अंतःकर्ण में कोक्लिया के ऊपर एक जटिल तंत्र पाया जाता है। कोक्लिया जो है, इसके ऊपर एक जटिल तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र? जटिल तंत्र। उसको क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूलर तंत्र। ये वाला वेस्टिब्यूलर तंत्र कहते हैं इसको। और यह तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं तथा ओटोलिथ का बना होता है। जो जटिल तंत्र है, वेस्टिबुलर तंत्र जिसको बोल रहे हैं, ये किस किस का बना है? 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं, 3 सेमी सर्कुलर केनाल तथा ओटोलिथ, इनका बना होता है यह। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्रिस्टा और मेक्यूला। ये जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टा और मेक्यूला, ये वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं। ये वेस्टिबुलर तंत्र जो है जटिल, उसमें प्रेजेंट क्रिस्टा और मेक्यूला एक विशिष्ट ग्राही की तरह वर्क करते हैं। कि भाई वेस्टिबुलर तंत्र में क्रिस्टा और मेक्यूला प्रेजेंट हैं, जो एक विशिष्ट ग्राही की तरह वर्क कर रहे हैं, जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर का संतुलन सही बना रहे और सही स्थिति में अपन खड़े रहें, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्रिस्टा और मेक्यूला। किसकी संरचना है ये? एक जटिल तंत्र की, जिसका नाम है वेस्टिबुलर तंत्र, जिसमें कि 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं और ओटोलिथ प्रेजेंट हैं। तो ये बात रही कर्ण की तीनों संरचनाओं की। तो ये सब ऑल ओवर रहा ब्रेन के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, साथ ही आई और ईयर, आंख और कान के बारे में। तो ये अपना यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी चैनल पर उसकी न्यूज़ आपको मिल जाएगी।